नमस्कार। खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। आज खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल की बड़ी और अहम खबरें। और सबसे पहले बात करेंगे कुपवाड़ा में एलजी मनोज सिन्हा की कार्रवाई की, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लश्कर तैयबा से जुड़े 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करके सुरक्षा को और मजबूत किया है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। और इसके बाद दिखाएंगे आपको कठुआ के सर्च ऑपरेशन की खबर, जहां राजबाग के जखोल इलाके में संदिग्धों की मौजूदगी के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर छानबीन करनी शुरू कर दी। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे श्रीनगर की कैबिनेट बैठक की अहम बातें, जहां सीएम उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में स्टेटहुड, आपदा पीड़ितों के पुनर्वास और सत्तवारी के कारोबारियों की चिंताओं पर चर्चा हुई। और फिर आपको दिखाएंगे श्रीनगर की डल झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का रंगीन उत्सव भी, जहां 500 से ज्यादा खिलाड़ी आपको 5 रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स इस फेस्टिवल को यादगार बना रही है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे हिमाचल के धर्मशाला में भूकंप की चेतावनी की खबर, जहां हालिया झटकों ने खतरे की घंटी बजाकर रख दी है और विशेषज्ञ सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास रिपोर्ट। तो वहीं कुपवाड़ा में आतंकवाद के खिलाफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सख्त कदम उठाया है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से कनेक्शन के इल्जाम में 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। पुख्ता सबूतों के आधार पर हुई इस कार्रवाई ने सबको चौंका कर रख दिया है। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि क्या है ये मसला और क्यों लिया गया है इस तरह का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवाद के खिलाफ सख्ती का आलम है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन पर इल्जाम है कि ये दोनों पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे थे। बर्खास्त किए गए कर्मचारी हैं करनाह के शिक्षक खुर्शीद अहमद राठेर और केरन में भेड़ पालन विभाग के सहायक सियाद अहमद खान। दोनों कुपवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। खुफिया एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। 2 सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया। यानी कि इस सिलसिले में आज बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर इजरा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि खुर्शीद अहमद जो करना गबरा के रहने वाले हैं, वो महकमे तालीम में बतौर टीचर काम कर रहे थे। आज उसे नौकरी से बरतरफ किया गया। दूसरे सरकारी मुलाजमीन का ताल्लुक केरन इलाके से है। मोहम्मद सईद जो शीप हस्बेंड्री में बतौर सरकारी मुलाजिम काम कर रहे थे, आज उससे भी नौकरी से बाज़ाब्ता तौर पर बरतरफ किया गया है। बताया जाता है कि इन दोनों पर इल्जाम है कि ये मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश में मुलविस थे और असला बारूद की तस्करी और मुनशियात की भी तस्करी में मुलविस थे, और बाज़ाब्ता तौर पर आज इन्हें नौकरी से बरतरफ किया गया। प्रशासन के मुताबिक इन दोनों कर्मचारियों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि खुर्शीद और सियाद लश्कर तैयबा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। इसकी पुष्टि सबूतों से हुई, जिसके बाद आर्टिकल 311(2)(c) के तहत बिना जांच के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी। और बताया जा रहा है कि ये मिलिटेंसी कार्रवाइयों को जन्म देने की कोशिश कर रहे थे, और खुर्शीद अहमद जो टंडार का रहने वाला है, उस पर यह भी इल्जाम है कि यह मिलिटेंटों को पनाह दे रहा था और वहां से इस पार सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। यानी कि इसके राब्ते लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार माने जाते हैं, और इस सिलसिले में आज इस तरह की एक बड़ी कार्रवाई की गई। खुर्शीद अहमद राठेर और सियाद अहमद खान की गतिविधियों के बारे में खुफिया एजेंसियों को ठोस सबूत मिले। दोनों लश्कर तैयबा के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम कर रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई जरूरी हो गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये कदम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दिखाता है। ये कार्रवाई न सिर्फ आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश है, बल्कि सरकारी तंत्र में छिपे खतरे को भी सामने लाती है। 2 सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ किया गया क्योंकि उन पे इल्ज़ाम है कि वो मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश और मिलिटेंटों को पनाह देने की कोशिश करते थे, और मंशियात और असला बारूद की तस्करी में भी उन पे इल्ज़ाम है। और इस सिलसिले में आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें सरकारी नौकरी से बरतरफ किया गया। यानी कि गबरा से ताल्लुक़ रखने वाले, गबरा करना से ताल्लुक़ रखने वाले खुर्शीद अहमद और
जो टीचर के हैसियत से काम कर रहे थे महकमे तालीम में, और दूसरा जो शीप हस्बेंड्री में काम कर रहे थे, उसकी बरतरफी भी अमल में लाई गई। नेटवर्क 18 के लिए यहिया सुल्तान। और कठुआ के राजबाग में जखोल इलाके में कुछ संदिग्धों के दिखने की खबर ने सनसनी मचाकर रख दी है। स्थानीय महिलाओं की सूचना पर सुरक्षा बलों ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू करके इलाके को घेर लिया। कठुआ में क्यों मचा है हड़कंप और ये मामला सुरक्षा के लिहाज से कितना अहम है, क्या बारीकियां हैं इसकी, इस खास रिपोर्ट में देखें। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के राजबाग में सनसनी फैल गई है। जखोल इलाके में कुछ संदिग्धों के दिखने की खबर ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया। बीती रात स्थानीय महिलाओं ने इन अजनबी चेहरों को देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने फौरन कार्रवाई शुरू की। राजबाग के जखोल इलाके को घेर लिया गया और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इलाके में छानबीन कर रही हैं ताकि संदिग्धों का पता लगाया जा सके। एक स्थानीय महिला ने बताया कि रात के अंधेरे में हमने कुछ संदिग्ध लोगों को जखोल में घूमते देखा। उनकी हरकतें शक पैदा कर रही थी, इसलिए हमने तुरंत पुलिस को खबर दी। राजबाग थाना के अंतर्गत जखोल इलाके में एक महिला द्वारा 2 संदिग्ध लोगों को देखे जाने के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, यही जखोल जो थाना का वो इलाका है। यहाँ पर देर रात एक महिला द्वारा 2 संदिग्ध लोगों को देखा जाता है, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस और सुरक्षा बल यहाँ पहुँचते हैं और लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये उज का दरिया है जो अक्सर घुसपैठ के बाद, सीमा पार से घुसपैठ के बाद जो आतंकी हैं वो इस रोड का इस्तेमाल करते हैं और पहाड़ों की ओर जाते हैं और अपने इन मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है जब कठुआ में संदिग्धों की मौजूदगी की खबर आई हो। सीमावर्ती इलाके होने के कारण ये क्षेत्र पहले भी आतंकी गतिविधियों के लिए संवेदनशील रहा है। सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि कोई भी खतरा टाला जा सके। कठुआ का ये सर्च ऑपरेशन सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। जखोल इलाके में संदिग्धों की मौजूदगी ने स्थानीय लोगों में चिंता पैदा कर दी है, लेकिन सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई ने भरोसा जगाया है। जांच अभी जारी है और ये देखना बाकी है कि इस ऑपरेशन से क्या हासिल होता है। मेरे पीछे ये जंगल जो आप जंगली इलाका देख रहे हैं, यही वो जखोल की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर लगातार देर रात से व्यापक तौर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी गांव की एक स्थानीय महिला ने 2 संदिग्ध लोगों को देखा, जिनके पास से बताया जा रहा है कि पिट्ठू भी थे और पिट्ठू बैग थे, और साथ ही साथ महिला का कहना है कि उन लोगों ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। सुरक्षा बल लगातार इस इलाके को घेरे हुए हैं और लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि ये इलाके घने जंगल हैं, दिक्कतें तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा बल लगातार चप्पे चप्पे गालते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। पूर्वी श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में एक कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दों पर गहनता से चर्चा हुई, चाहे फिर स्टेटहुड की बहाली हो या फिर स्टेटहुड की बहाली से लेकर किश्तवाड़ आपदा पीड़ितों के पुनर्वास और फिर सत्तवारी के कारोबारियों की चिंताओं तक। ये जो बैठक थी, इस बैठक में बड़े बड़े फैसलों की नींव रखने वाली चर्चा की गई। आइए हम इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि बैठक में और क्या कुछ हुआ और कैसे वास्तविकता के धरातल पर उतारा जाएगा। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में स्टेटहुड की बहाली, आपदा पीड़ितों का पुनर्वास और आर्थिक तरक्की जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। बैठक का एक बड़ा मुद्दा था स्टेटहुड की बहाली। नेशनल कॉन्फ्रेंस सितंबर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को चिट्ठी लिखकर विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग करेगी। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि सितंबर के आखिरी तक सेशन बुलाया जा सकता है। उनके हवाले से बात हुई, रिहैबिलिटेशन था कुछ,
कुछ डायरेक्टर्स का और भी कुछ 2-3 इश्यूज थे, वो कैबिनेट में हो ही जाते हैं। जिस तरह से बिल्स पास हुई पार्लियामेंट में तो यह मसला चल रहा है, तो क्या स्टेटहुड पे कोई असर देखने देखिए, वो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बिल्स गई है, अभी तो उस पर एग्जामिन जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो एग्जामिन करेगी, उसके बाद जब कोई डिसीजन आ जाएगा तभी बात की जा सकती है। अपोजिशन पार्टीज की जो डिमांड थी कि कैबिनेट आज मीटिंग हुई है तो कम से कम असेंबली सेशन बुलाया जाए ताकि स्टेटहुड को लेकर मुश्तरका तौर पर रेजोल्यूशन पास करें। सेशन तो आने वाला है, अभी सितंबर में मेरे ख्याल से इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, उसकी अभी नोटिफिकेशन नहीं निकली है। मुझे लगता है कि सितंबर के या पहले या सेकेंड हफ्ते में जो है असेंबली सेशन लाजमी होना। किश्तवाड़ में हालिया बादल फटने की घटना पर भी बात हुई, जहां 70 से ज्यादा जानें चली गईं और कई लोग लापता हैं। सरकार पीड़ित परिवारों के पुनर्वास और अतिरिक्त आर्थिक मदद की योजना बना रही है। जावेद अहमद डार ने बताया कि कैबिनेट बैठक में किश्तवाड़ पीड़ितों के पुनर्वास पर चर्चा हुई। सरकार उन्हें सहायता देने के लिए काम कर रही है। कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास मंत्री जावेद अहमद डार ने आर्थिक विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ नीतियां सुधारी हैं। हमारा फोकस ग्रामीण इलाकों की आर्थिक तरक्की पर है। हम उन्हें बेहतर फसलें और हाई डेंसिटी फल उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उनकी आमदनी बढ़े। साथ ही संसद के पास बिलों पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी है और कोई फैसला होने पर सार्वजनिक किया जाएगा। एग्रीकल्चर के हवाले से मैं कहूँ, एग्रीकल्चर बहुत हद तक अपने रिफॉर्म्स में पेशरफ कर चुका है और हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, खासकर रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक लोग हैं, उनकी इकॉनमी को जो हम बूस्ट करें बाय प्रोवाइडिंग देम बेटर क्रॉप्स, उनकी यील्ड अच्छी हो। हॉर्टिकल्चर में उनको हम हाई डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, अच्छी वैरायटी, एक्सोटिक वैरायटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी जो इकॉनमी है वो बूस्ट। एक और अहम मुद्दा जम्मू के सतवारी इलाके के कारोबारियों का पुनर्वास था। दिल्ली से कटरा तक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले इन कारोबारियों ने सरकार से पहले ही पुनर्वास की मांग की है ताकि उनका धंधा संकट में ना पड़े। आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे खासा ही फोकस रखा गया। पहला पॉइंट ये था कि आने वाले सितंबर के महीने में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक चिट्ठी लिखी जाएगी जिसमें गुजारिश की जाएगी कि एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया जाए ताकि स्टेटहुड को लेके एक थारो डिस्कशन हो। वही अगर हम दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात करें तो अभी आपने हाल ही में देखा कि चसोटी किश्तवाड़ में जो एक हादसा पेश आया है, उसके चलते हुए जो वहां लोग हैं उनको किस तरह से रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको किस तरह से कोई भी मुआवजा जो बनता है फर्दर वो दिया जाए। और तीसरा पॉइंट जो है वो जम्मू के सतवारी मार्केट में जो तिजारत बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको लेके हुआ है कि आने वाले वक्त में एक प्रपोजल है, कटरा से दिल्ली तक एक स्पेशल नेशनल हाईवे बनेगा, लेकिन उसमें जो ये सतवारी के बिजनेसमैन या तिजारत से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाईपास होंगे। और उन्होंने अपना एक प्रपोजल रखा था गवर्नमेंट के सामने कि उन पे भी अब कोई नजरसानी हो। तो कुल मिला के अगर बात करें तो इन 3 पॉइंट्स पे आज कैबिनेट ने डिस्कशन किया है। अब आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा कि क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से स्पेशल सेशन को लेकर प्रस्ताव रखा गया है उस पर मंजूरी देंगे या नहीं, और अगर मंजूरी दी उसके बाद ऑपोजिशन जो है उनका क्या रोल रहेगा असेंबली में, वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। ये बैठक जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और आर्थिक मसलों को सुलझाने की दिशा में एक कदम है। स्टेटहुड की मांग से लेकर आपदा राहत तक सरकार की योजनाएं पीड़ितों और आम लोगों को राहत देने का वादा करती हैं, लेकिन असल अमल कैसे होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। कुपवाड़ा पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश नाकाम हुई। चर्च के 7 दो आरोपी गिरफ्तार, मामले की जांच लगातार जारी। उधमपुर के लिए अच्छी खबर, उधमपुर में हवाई अड्डा बहुत जल्द नागरिक उड़ानों का संचालन करेगा शुरू। व्यवस्थाओं और धर्म
धर्मशाला में भूकंप के हालिया झटकों ने खतरे की घंटी बजा दी है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि एक बड़ा भूकंप कभी भी दस्तक दे सकता है। मैक्लोडगंज से खनियारा तक फैले इस खतरे और बैरोक टोक निर्माण की चिंता ने, दरअसल जिस तरीके से बेरोक टोक निर्माण हुआ है उस चिंता ने सबको सतर्क कर दिया है। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि क्यों और कैसे धर्मशाला को इस आगामी आपदा से बचाने की जरूरत है। धर्मशाला और आसपास के इलाकों में सोमवार रात आए भूकंप ने सतर्क होने का अलार्म बजा दिया है। इस भूकंप का केंद्र मैक्लोडगंज और खनियारा के बीच था। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के जियोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अम्बरीश कुमार महाजन ने चेतावनी दी है कि ये झटका एक बड़े भूकंप की आहट हो सकता है। देखिए, कांगड़ा में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 1986 तक पिछले 10 साल में 1968, 1970 और 1986 में 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आए, मगर 86 के बाद धर्मशाला में कोई अर्थक्वेक नहीं आया। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेस अकोमुलेट हो रखी है और ये भूकंप जो कल आया है ये आगे आने वाले भूकंप के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि आने वाले दिनों में भूकंप आ सकता है, क्योंकि ये भूकंप मैक्लोडगंज और खनियारा के बीच में इसका एपिसेंटर स्थित था और ज़्यादा डीप भी नहीं था और मेन बाउंड्री थ्रस्ट के अलॉन्ग आया है। तो ये अर्थक्वेक जो है ना, आने वाले दिनों में ये अलार्म दिया है इसने कि भाई सतर्क हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक बड़ा भूकंप ला सकता हूँ। प्रोफेसर महाजन ने बताया कि ये भूकंप 4 मैग्नीट्यूड का था। अगर ये 1-2% और तीव्र होता तो धर्मशाला में भारी नुकसान को कोई नहीं रोक सकता था। 1986 के बाद धर्मशाला में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया, जिसका मतलब है कि जमीन के नीचे भारी ऊर्जा जमा हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैक्लोडगंज में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो रहा है। प्रोफेसर महाजन ने चेताया कि अगर इस इलाके में भूकंप आता है तो तबाही को रोकना मुश्किल होगा। धर्मशाला और जोशीमठ में अंतर है। जोशीमठ में सीवरेज सिस्टम की कमी से दरारें बनी, लेकिन धर्मशाला में भी ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की कमी गमरू जैसे इलाकों को खतरे में डाल सकती है। जो मैक्लोडगंज की बात है, इस यहाँ स्लोप ज्यादा है, यहाँ बेडरॉक नीचे क्ले स्टोन और मड स्टोन है, तो यहाँ जो पानी खड़ा होता है सोकपिट या जितना भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है प्रॉपर, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रेनेज सिस्टम की। तो ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से जो क्ले स्टोन के ऊपर लूज एलुवियम है उसके नीचे पानी चल रहता है और वो पानी जो है रेगुलर चल रहा है, तो पानी जो है ऊपर के लूज एलुवियम को चलाता रहता है। इसलिए धर्मशाला में मैक्लोडगंज से धर्मशाला तक अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, सीवरेज सिस्टम नहीं होगा, दलालामा एरिया में सीवरेज सिस्टम नहीं होगा, तो हो सकता है कल को गमरू एरिया भी नीचे आ जाए और धर्मशाला में बहुत बड़ी डिवास्टेशन हो सकती है। प्रोफेसर महाजन ने उत्तराखंड के धराली का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों ने वहां संकरी नदी को मोड़कर किनारों पर निर्माण कर लिया। 1978 की आपदा के बाद लोग निश्चिंत हो गए, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। धराली में एक रिवर को आपने, उस संकरी रिवर को अपनी तरफ से मोड़ लिया और जो रिवर का अपना बेड था उसको आपने कंस्ट्रक्शन कर दी, तो कुछ साल नहीं आया। तो लोग सोचते हैं कि कुछ साल 1978 में वहां आया था डिजास्टर, मगर कुछ साल नहीं आया तो लोगों ने सोचा कि अब नहीं आना, मगर वो भावना नहीं होनी चाहिए। हमें मालूम है ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, यहाँ लैंडस्लाइड भी आएंगी, अर्थक्वेक भी आएंगी, और आपने देखा होगा कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज बहुत है और आज के दिनों में जब वेस्टर्न विंड और मानसून इकट्ठी हुई हैं और यहाँ ट्रफ बना हुआ है तो बरसात ज़्यादा हो रही है। तो इस बरसात से और भी ज़्यादा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बहुत हाई है। आपने देखा होगा कि पिछले साल जब 23 में कांगड़ा और इसमें चंबा में बहुत सारा नुकसान हुआ था, मंडी में बहुत सारा नुकसान हुआ था, उसमें कुछ कारण सीवरेज सिस्टम की वजह से भी थे कि सीवरेज सिस्टम नहीं था और सोक पिट और उसकी वजह से पानी इकट्ठा हुआ था, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बॉडी में था और रेनफॉल ने ट्रिगर किया। अब जो है इस बार क्लाउड बस्ट बहुत हुए हैं। प्रोफेसर महाजन ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि 60 से 70 के दशक में 2-2 महीने बारिश होती थी, लेकिन अब ड्रेनेज की कमी से पानी जमा हो रहा है, जिससे जमीन धंस रही है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि 1998 तक डीसी मनीषा श्रीधर के आदेश पर उन्होंने बहुमंजिला निर्माणों पर सख्ती बरती थी, लेकिन अब बेरोक टोक निर्माण चिंता का सबब है।
तो हमें ये देखना होगा कि अब हम हिमालय को कैसे बचाएं। आपको पता होगा पीछे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कहा था कि अगर हिमालय को अभी नहीं बचाओगे, क्योंकि जिस हिसाब से कटिंग हो रही है, अब रानीताल का एरिया देख लो, बाथू पुल पे हमने पहले भी कहा था कि बाथू पुल वाला एरिया डैमेज करेगा, और आज इतना डैमेज हो रहा है वहां पर, इतना ऊपर से देखो रोल कर रहे हैं ना, वो उन्होंने नेट जो लगाया है जियो टेक्निकल फेलियर है टोटली, लूज अलूवियम में उन्होंने रॉड्स लगा दी हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियर को भी समझना पड़ेगा कि जियोलॉजिस्ट के इंफॉर्मेशन के बिना वो काम ना करें। धर्मशाला में ये भूकंप एक चेतावनी है कि प्रकृति का अलार्म सुनना जरूरी है। प्रोफेसर महाजन की सलाह है कि सही ड्रेनेज और निर्माण नियमों का पालन ही इस इलाके को भविष्य की तबाही से बचा सकता है। अब सवाल ये है कि प्रशासन और समाज इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए धर्मशाला से विचित्र शर्मा की रिपोर्ट। श्रीनगर की खूबसूरत डल झील खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। 500 से ज्यादा खिलाड़ी और 5 रोमांचक जल क्रीड़ाएं, 5 एक्साइटिंग वाटर स्पोर्ट्स इस आयोजन को यादगार बना रही हैं। यह उत्सव न सिर्फ खेलों का जश्न है, बल्कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई उमंग दे रहा है। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं इस फेस्टिवल की पूरी कहानी कि कैसे ये इकोनॉमिक ग्रोथ और टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। श्रीनगर की मशहूर डल झील इन दिनों खेल और जोश से सराबोर है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का पहला संस्करण शुरू हो चुका है। इस 3 दिवसीय आयोजन में 500 से ज्यादा खिलाड़ी और 300 सहायक स्टाफ हिस्सा ले रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ये आयोजन 5 रोमांचक जल क्रीड़ाओं का मंच बना है। खिलाड़ी कायाकिंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेसिंग और स्थानीय शिकारा बोट रेस में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। डल झील की शांत लहरों के बीच ये प्रतियोगिता न सिर्फ खिलाड़ियों के कौशल को परख रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को भी दुनिया के सामने ला रही है। जम्मू कश्मीर खेल परिषद की सचिव नुजहत गुल ने इस आयोजन की अहमियत बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार और खेल मंत्रालय का सहयोग हमें ऐसे बड़े आयोजनों को करने की ताकत देता है। ये फेस्टिवल जल खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। देखिए, इस जैसे इवेंट्स को आसान नहीं होता है काम करना, बिकॉज बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उनको ऑन बोर्ड लाना होता है। आप जो ये कोशिश है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स काउंसिल की कोशिश नहीं है, इसमें भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो जम्मू एंड कश्मीर सरकार का, ऑनरेबल LG सर का, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब का, डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स का, सबका रोल है। और जब ये सबका रोल साझा होता है, मिला जुला होता है, तो आप देखेंगे कि इस लेवल के यहाँ पे इवेंट्स है। कुछ साल पहले हम ये कि हम नहीं सोच पाते थे कि इस लेवल का इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल का इवेंट हमारे पास होगा, बट हमारी अब ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है। पिछले 4 साल, 4.5 साल का अगर आपको ब्यौरा दूंगी तो ऑलमोस्ट 60+ नेशनल लेवल इवेंट्स JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिलके किए हैं। जहां हम ये बात कर रहे हैं अभी खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स की, ये बेसिकली ब्रेन चाइल्ड काफी देर से ऑनरेबल मिनिस्टर सर मनसुख मांडविया जी का था, तो वो काफी देर से इंसिस्ट करते, तो फिर एक विंटर आया, उसके बाद थोड़े हालात की नासाजगारी हुई, और ये हमारे लिए इस पहला इवेंट है खेलो इंडिया के तहत, जो खेलो इंडिया फेस्टिवल के नाम पे, बिकॉज कहीं ना कहीं भारत सरकार की भी सोच है कि जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म को आगे लेके जाए। जब हम फेस्टिवल की बात करें तो वी हैव इंक्लूडेड आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, म्यूजिक, एवरीथिंग इन इट। हॉस्पिटैलिटी हमारी देखेंगे, हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट देखेंगे। इसको हम एक पूरा मीडिया टीम इस वक्त प्रोलिफरेट कर रही है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के प्रेस में ये जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इससे हमारा स्पोर्ट्स टूरिज्म, जनरल टूरिज्म और हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों का प्लेटफॉर्म मिला, बाहर के बच्चे यहाँ आए, यहाँ के बच्चों से मिले, यहाँ के बच्चों से दोस्ती की, हमारे बच्चों ने बाहर के बच्चों को देखा, तो एक कल्चरल इंटीग्रेशन होता है। तो और ये जो बाहर से बंदे आए, अभी मैं अंदर मिल रही थी टेंट में, ऑलमोस्ट हर स्टेट के बंदे आए हैं, तो ये हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स है, ये हमारे टूरिज्म एम्बेसडर्स है, ये हमारे स्पोर्ट्स में पीस एंड डेवलपमेंट का जो पैगाम है उसके एम्बेसडर्स है। और मैं उस पूरे इवेंट को एक बहुत बड़ा मैसेज समझती हूँ पीस एंड डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए।
महाराष्ट्र की टीम के खिलाड़ी ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि डल झील की खूबसूरती में खेलना एक अविस्मरणीय अनुभव है। ये फेस्टिवल हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मौका दे रहा है। सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जहाँ के ऑर्गेनाइज बहुत बढ़िया किया है इन्होंने, और बोर्ड्स वगैरह सारा जो भी इक्विपमेंट होता है वो भी बढ़िया है, और प्लेयर्स भी हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे प्लेयर्स से मैं फीडबैक लिया था, जैसे हम खेलने जाते हैं सभी जगह ऐसा नहीं मिलता हमारे को, ठीक है, और जहाँ पे बिल्कुल इन्होंने बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। हम तो रोइंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें ऑलमोस्ट सभी वाटर स्पोर्ट जितने भी होते हैं सबको इसमें कंसीडर किया गया इसमें, तो हाँ जी। तो बाकी रोइंग का तो देखा ही तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे, हाँ जी। और बाकी तो देखो डल लेक है ना, तो वहाँ वैसे भी लोग घूमना जाते हैं, हमारे को बढ़िया ऐसे मौका मिल गया एज अ गेम है, हाँ जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ के माउंटेन, वेदर और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। और जो डल लेक है जहाँ पर आपका कंपटीशन है, ये कैसी लगी आपको वाटर बॉडी? बहुत ही सुंदर है, मतलब यहाँ पर रोइंग करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हमारा, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ना ही जाए, बस यही प्रैक्टिस करें। वहाँ मैं नासिक में प्रैक्टिस करती हूँ, उधर गोदावरी रिवर है ना, उधर प्रैक्टिस करती हूँ। तो उधर कोचेस वगैरह नहीं है, हम खुद प्रैक्टिस करते हैं और इधर खेलने आते हैं। और ये बताइए कैसा डिफरेंस है अगर हम वहाँ की बात करें और यहाँ के डल लेक की बात करें? वहाँ ट्रैक नहीं है, इधर बड़ा ट्रैक है और इधर लेन वगैरह सारा है, बोट भी अच्छी है, तो इधर प्रैक्टिस करने में भी मजा आता है। तो कैसा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप देखिए कल का और आज का कैसा रहा? कल का अच्छा था, मैंने पूरा बेस्ट मारा मेरा, और आज का भी सही था, बट मैं नहीं कर पाई आज। नहीं बढ़िया सर, इधर थोड़ा वेदर अच्छा है इसलिए, बाकी जगह पे सही अच्छा वेदर इधर यहाँ अच्छा लगा, ज्यादा बेटर है। हाँ थोड़ा अच्छा। और कंपटीशन के हवाले से अगर बात करें, क्या लग रहा है आपको, कंपटीशन कैसा है? टफ ही है कंपटीशन, ठीक है, हाँ कल फाइनल है। कल फाइनल है, और जो बाकी आपकी टीम्स है रोइंग की, उनके साथ तगड़ा मुकाबला होगा? हाँ होगा बिल्कुल सर। कुछ भी नहीं कह सकते जी। मेरे को लग रहा है, मैं भी रवा से बोलता हूँ, इनका गोल्ड आएगा कल। अच्छा, मैं रवा से बोलता हूँ, हाँ जी गोल्ड आएगा, हाँ इतनी सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस है प्लेयर के ऊपर। बहुत वहीं ओडिशा की टीम के खिलाड़ी ने भी जोश जताते हुए कहा कि यहाँ का माहौल और डल झील का जादू हमें और प्रेरित कर रहा है। हम इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार हैं। जो जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं उनको वही जगह पे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा जगह पे अचानक 2 दिन का तो पानी का फर्क बहुत रहता है। उड़ीसा में भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए, इधर भी बहुत अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। जो हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आया, पानी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, और इधर का जो मौसम है हम लोग का, उधर बहुत गर्मी है, इधर ठंडा है। हम लोग को मारने के टाइम में भी सांस बहुत फूल रहा था उस टाइम, इसलिए बहुत प्रॉब्लम तो आया है, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा गेम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है, और इधर श्रीनगर गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा लगा हम लोग को इधर आके खेल के। कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा है इधर मतलब दूसरा जगह पे कैनोइंग, काइकिंग, रोइंग एक साथ आज तक कोई भी गेम ऑर्गेनाइज नहीं किया, पहली बार है जो कि तीनों गेम एक साथ हो रहा है। उधर रोइंग भी चल रहा है, इधर काइकिंग चल रहा है, बहुत देखने से भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। अगर कोई मतलब हार जीत का तो बात नहीं है, हारेगा तो भी ना उसको पता चलेगा मैं कितना पोजीशन में, मेरे को और आगे खेलना है। जो जीत गया तो उसको क्या पता मैं आगे ही हूँ, जो हारेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ मेरे को और कितना मारना है, कितना प्रैक्टिस करना है जाके। वो हार जीत में कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्टिसिपेट करो, आगे आपका मेहनत जो किया होगा उसका फल तो निकलेगा। इधर का मौसम थोड़ा ठंडा है, उड़ीसा में थोड़ा गर्म है, इधर आके अच्छा लग रहा है। और कंपटीशन के अगर हम हवाले से बात करें तो कंपटीशन कितना टफ लग रहा है? कंपटीशन तो हम लोग पिछली बार भी मेडल लिए, अभी हमारा फाइनल बाकी है, उसमें गोल्ड लेने का कोशिश करेंगे। 2 बार आ चुका है कश्मीर में। हाँ, पहले ऑल इंडिया पुलिस मीट में आया था और अभी खेलो इंडिया के लिए अभी आया है। तो अभी मेरा इवेंट है K2 500 मीटर, अभी हम सेमीफाइनल बाकी है इसमें, और फाइनल भी मारना है इसमें। हम मेडल के लिए कोशिश करेंगे अपना तरफ से। और हमने देखा कि कल कई सारी डिग्निटरीज आई थी यहाँ पे, उन्होंने भी कहा कि मैटर करता है कि आप खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जो फेस्टिवल है इसमें पार्टिसिपेट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जीतें या हारें, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, आप लोगों से मिलते हैं। तो आप अलग अलग टीम से मिल रहे हैं, कैसा अनुभव है आपका? यहाँ सब टीम इधर आया है तो मिल के भी बहुत अच्छा है, इधर बहुत अच्छा लग रहा है। खेलो इंडिया का ये पहला वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के लिए एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। ये आयोजन न सिर्फ स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच दे रहा है, बल्कि पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए भी नई राहें खोल रहा है। डल झील का ये उत्सव सिर्फ खेल का नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की शान और आतिथ्य का भी जश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।